डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। वह इस बात से हैरान था कि अकेले हवाई अड्डे पर ही कितने सारे जादूगर थे। हांगकांग वाकई एशियाई जादू टोनों की राजधानी कहलाने लायक था। इतने सारे जादूगरों का होना इस बात का पक्का सबूत था कि शहर में जादुई चीजें बनाने के लिए ढेर सारा सामान था। भले ही उससे वह न मिले जो वह ढूंढ रहा था, लेकिन यहां उसे कुछ न कुछ जरूर मिल जाना चाहिए। बॉस, होटल में नीलामी हो रही है, क्या आप जाना चाहेंगे? जैसे ही उन्होंने सामान खोला, मिहिर उनसे मिलने आया। उसने हाथ में एक पर्चा लहराते हुए उत्साह से पूछा। मिहिर जैसे भारत के लोगों के लिए यह नीलामी एक नई और मजेदार चीज थी। वह अपने माता पिता के साथ अब तक 2 चैरिटी नीलामियों में जा चुका था, लेकिन पहले कभी किसी बिजनेस नीलामी में नहीं गया था। हांगकांग नए पश्चिमी विचारों को अपनाने में मुख्य भूमि से कहीं ज्यादा खुला था, इसलिए शहर में कई नीलामी घर थे। कुछ तो दुनिया भर में मशहूर थे। बड़े बड़े नामों के अलावा हर कुछ दिनों में छोटी छोटी नीलामियां भी होती थीं। अपने ग्राहकों जो महंगे होटलों में ठहरना पसंद करते थे के लिए आसानी हो, इसलिए ये नीलामियां अक्सर वहां भी होती थीं। आखिर सिर्फ वही लोग जो 5 सितारा होटलों में ठहर सकते थे महंगी नीलामी की चीजें खरीद सकते थे। तो चलो देखते हैं कितना मजा आएगा। मैं पहली बार ऐसी नीलामी में जा रहा हूं, अंजलि ने कहा। मिहिर भी इस आयोजन से उत्साहित था। ऋषभ अकेले थे जिन्हें इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि बाकी सब जाना चाहते थे तो वह भी साथ चलने को तैयार हो गए। ईशान को इस आयोजन में दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने सोचा था कि हांगकांग जादू टोनों की राजधानी है और जादूगरों व वास्तु ऊर्जा गुरुओं से भरा है। इसलिए शहर में कुछ काम की जादुई चीजें और आत्मा की दवाइयां जरूर होंगी। शायद वह उनमें से कुछ का इस्तेमाल करके जादुई रचना भी कर सके। नीलामी के स्वागतकर्ता ने सभी को होटल के भूतल पर ले जाया। नीलामी एक बड़े हॉल में हो रही थी। जब वे पहुंचे तो हॉल पहले से ही खचाखच भरा था। ज्यादातर लोग पर्यटक थे, कुछ जोड़े थे और कुछ ही हांगकांग के स्थानीय लोग थे। सब शांत और ऐसे ऊंचे दर्जे के आयोजन में शामिल होने के अनुभव से भरे हुए लग रहे थे। कोई भी ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा था। सर, ये आज की नीलामी का कैटलॉग है। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो बेझिझक बोली लगाई। एक वेट्रेस उनके पास आई और एक थाली में कागज का टुकड़ा दिया। ईशान ने सूची पलटी और कैटलॉग पढ़ना शुरू किया। होटल में हो रही ये नीलामी छोटी मोटी थी। ज्यादातर चीजें चीनी मिट्टी के बर्तन और कुछ 100 साल पुरानी चीजें थीं, जिनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख रुपए थी। बाकी चीजें छोटी मोटी थीं, जैसे मायावी कंगन, लकड़ी के मोतियों का कंगन, शीशम की बौद्ध मूर्तियां और स्विस घड़ियां। ईशान को यहां कोई खास चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह फिर भी पन्ने पलटता रहा। उसे हैरानी हुई जब उसे एक चीज मिली जिसने उसका ध्यान खींचा। एक अज्ञात जड़ी बूटी से भरी थैली। इसकी खुशबू कई दशकों तक बनी रह सकती थी, लेकिन यह जड़ी बूटी अब खत्म हो चुकी थी और इसलिए दुनिया में यही एक बची थी। इस चीज की कीमत 10,000 से शुरू होती है। ईशान ने कढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने थैली के पास काले बीजों को देखा। यह स्वर्गीय सुगंध घास का बीज है। ईशान इस खोज से बहुत खुश था। भले ही स्वर्गीय सुगंध घास को जादुई जड़ी बूटी नहीं माना जाता था, फिर भी इसकी अनोखी और लंबे समय तक रहने वाली खुशबू से स्वर्गीय सुगंध स्प्रे बनाया जा सकता था। स्वर्गीय सुगंध स्प्रे महिला साधकों द्वारा इस्तेमाल होने वाला एक आम इत्र था। जब भी वे बाहर जातीं तो अपने ऊपर थोड़ा छिड़क लेतीं, जिससे उन्हें एक खास खुशबू आती। ये आम इत्रों से कई गुना बेहतर था। ईशान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे धरती पर स्वर्गीय सुगंध घास मिल जाएगी। वे बीज मर चुके थे, लेकिन ईशान अपनी खास शक्ति से उन्हें आसानी से दोबारा जीवित कर सकता था। फिर वह इन जड़ी बूटियों की खेती शुरू कर सकता था और उनके रस से स्वर्गीय सुगंध स्प्रे बना सकता था। ये अनन्या और प्राची के लिए शानदार तोहफा होता। ईशान जब ये सोच रहा था, तभी नीलामी शुरू हो गई। ईशान और उसके दोस्त गंभीर बोली लगाने वाले नहीं थे, इसलिए मिहिर के अलावा, जिसने
मायावी कंगन जीता। ईशान उनके ग्रुप का एकमात्र दूसरा सदस्य था जिसने इत्र की थैली पर बोली जीती। बोली जीतने के बाद सब उसे शक की नजरों से देखने लगे। ये इत्र की थैली आमतौर पर लड़कियां इस्तेमाल करती थीं, इसलिए सब सोच रहे थे कि क्या ईशान ने इसे प्राची के लिए खरीदा था। अनुष्का ने अपने आप को संभाला, लेकिन वह अपनी आंखों में निराशा नहीं छिपा सकी। ईशान को दूसरों के ध्यान की परवाह नहीं थी और वह सीधे थैली के पैसे चुकाने गया। पैसे देने के बाद ईशान ने थैली खोली और उसमें से घास के बीज निकाले। देखो, स्वर्गीय सुगंध घास। उसने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, स्वर्गीय सुगंध घास का रस न सिर्फ इत्र बनाने के लिए काम आता था, बल्कि ये गर्मियों में कीड़े भगाने और गर्मी में ताजगी देने में भी मदद करता था। ये अनन्या, उनकी माँ और प्राची जैसे काम में डूबे लोगों के लिए कॉफी की जगह ले सकता था। नीलामी जल्दी खत्म हो गई। जब ईशान कमरे से बाहर जाने वाला था, तभी नीलामी वाला एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, देवियों और सज्जनों, असली नीलामी अब शुरू होने वाली है। अगली चीज एक जादुई चीज है। वह बोल ही रहा था कि एक लड़की लाल मखमल से ढकी थाली लेकर मंच पर आई। जादुई चीज, ये क्या होता है? क्या इसका वास्तु ऊर्जा में इस्तेमाल होता है? जिन्हें जादुई चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, वे आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ अमीर लोग अचानक उत्साहित हो गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी मंडलियों में जादुई चीजों के बारे में कई बार सुना था। अफवाहें अक्सर इनके असर को बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं और शायद ही किसी ने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। सुना था कि हर जादुई चीज की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा होती थी और ये आसानी से नहीं मिलती थी। कुछ लोग जो नीलामी में ध्यान नहीं दे रहे थे, अचानक घोषणा सुनकर अपनी आंखें खोल बैठे और खुशी से झूम उठे। लग रहा था जैसे वे शुरू से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। ये चीज एक अनजान ग्राहक की थी। ग्राहक इसे 3 दिन में बेचना चाहता है, इसलिए इसे जल्दी से इस नीलामी में शामिल किया गया। मेजबान थाली के पास गया और मखमल का पर्दा उठाया। उसमें एक हथेली के आकार की मायावी लौकी थी। शुरुआती कीमत 5 मिलियन है। बोली में कम से कम 1 लाख की बढ़ोतरी होगी। नीलामीकर्ता की कीमत बताते ही भीड़ में हलचल मच गई। ये तो बकवास है। एक लौकी की कीमत 5 लाख? देखो तो कितनी पुरानी है, जेड भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। मुझे ऐसी खराब चीज 20 रुपए में मिल जाएगी। मालिक पागल हो गया होगा। 5 लाख में मायावी लौकी कौन खरीदेगा? बेतुका। कई लोगों ने ठंडी मुस्कान दी और सिर हिलाया। वे इंतजार कर रहे थे कि नीलामीकर्ता इस तमाशे को कैसे खत्म करेगा। मिहिर भी हंसे और बोले, क्या हांगकांग के लोग सचमुच इतने अंधविश्वासी हैं? एक वास्तु ऊर्जा खिलौना एक रोल्स रॉयस कार जितना कीमती होगा? ईशान हल्के से मुस्कुराया। उसने अंदाजा लगाया कि यह मायावी लौकी वाकई एक जादुई चीज थी। इसकी ताकत वासुदेव शाह के भूगर्भीय कंपास जितनी थी। उस कंपास का इस्तेमाल वास्तु ऊर्जा को बेहतर करने के लिए होता था, जिससे आत्मा इकट्ठा करने वाली छोटी रचना बनती थी। साथ ही ये मायावी लौकी पहनने वाले की ताकत को और बढ़ाती थी। इसकी सतह पर एक ताबीज का नक्शा बना था, जो पहनने वाले को उसका दिमाग साफ करने और शरीर को बेहतर करने में मदद करता था। ये कोई खास जादुई चीज नहीं थी और ईशान आसानी से ऐसी सैकड़ों चीजें बना सकता था। अनन्या और उनके परिवार को दिए गए मायावी ताबीजों के सामने ये फीकी थी। रुको! अरे! अचानक ईशान का ध्यान किसी चीज ने खींचा। उसने अपनी खास शक्ति से मायावी लौकी की जांच शुरू की। इसी बीच जैसे ही मायावी लौकी को पर्दे से निकाला गया, कुछ बोली लगाने वालों की आंखें चमक उठीं। 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 70 लाख। पलक झपकते ही कीमत 10 मिलियन से ज्यादा हो गई। तब तक बाकी लोग हैरानी से बुदबुदाने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सस्ता गहना इतना ध्यान खींचेगा। मिहिर इतना हैरान था कि बस देखता रह गया। क्या यह नकली बोली हो सकती है? नीलामी घर ने बोली की लड़ाई भड़काने के लिए यह नाटक किया? नहीं, मैंने एक बोली लगाने वाले को पहचान लिया। वो आहूजा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा अखिलेश आहूजा है। हाँ, ये तो अखिलेश आहूजा ही है, वही जिसका एक एक्ट्रेस के साथ चक्कर था। मैंने इसके बारे में कई बार खबरों में पढ़ा। अखिलेश 30 साल का एक जवान था। उसने स्टाइलिश कपड़े और चमकदार इतालवी चमड़े के जूते पहने थे।
उसने अपनी टांगें क्रॉस की और बगल में बैठी खूबसूरत सेक्रेटरी को इशारा किया कि वो बोली लगाए। सिर्फ हांगकांग का आहूजा फैमिली ही सस्ते गहने के लिए 15 मिलियन की बोली लगाएगा। कुछ लोगों ने अफसोस जताया। अखिलेश के 15 मिलियन की कीमत बताने के बाद उसके ज्यादातर प्रतिद्वंदी हिचकिचाने लगे। भारत के उलट हांगकांग में जादूगर और जादुई चीजें बहुत थीं, इसलिए जादुई चीजों की कीमत आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती थी। 15 मिलियन एक बार, 15 मिलियन दो बार, 15 मिलियन तीन बार। अखिलेश ने टांगें क्रॉस करके और आंखें आधी बंद करके ऐसा बर्ताव किया जैसे वो किसी सपने में खो गया हो। उसे आज नीलामी में किसी प्रतिद्वंदी की उम्मीद नहीं थी। उसके लिए तो वो चीज पहले से ही उसकी थी। दादाजी का 93वां बर्थडे आने वाला है। उन्हें जादुई चीजें बहुत पसंद हैं। उन्हें यह तोहफा जरूर पसंद आएगा। पिछले 6 महीने में 9वें चाचा के परिवार ने पारिवारिक बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लिया था। जब से उन्होंने उस बूढ़े को बचाया, तब से वो बाकियों को परेशान कर रहे थे। यहां तक कि उस छोटी सी रुचिका ने भी कई बार मेरे पैरों तले जमीन खींचने की कोशिश की। मुझे यकीन नहीं कि उसे इतनी अच्छी दवा मिल जाएगी। अखिलेश को लगा कि नीलामी खत्म हो गई। तभी उसने एक शांत आवाज सुनी, 20 मिलियन। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबने बोली लगाने वाले की ओर देखा और एक साधारण दिखने वाले नौजवान को देखा। अरे बाप रे, 20 मिलियन! उस कबाड़ जैसे गहने के लिए 20 मिलियन! वो किस परिवार से है? उसने अखिलेश से टक्कर लेने की हिम्मत कैसे की? पता नहीं। वो मुख्य भूमि से आए किसी पर्यटक जैसा लगता है। सब हैरानी से ईशान को देखने लगे। मिहिर बस ईशान को देखता रह गया। 5 स्टार होटल बुक करने में इतना पैसा खर्च करने पर उसे अभी भी शक था, लेकिन ईशान ने 20 मिलियन ऐसे उड़ा दिए जैसे कुछ भी नहीं था। ये कौन है? अखिलेश ने आंखें खोलीं और ईशान की ओर देखा। अपने प्रतिद्वंदी को इतना जवान देखकर उसने तनाव भरा चेहरा बनाया और कहा, 21 मिलियन! अगर वो पीछे हट जाता तो पूरे हांगकांग को पता चल जाता कि उसने एक किशोर लड़के से बोली की होड़ में हार मान ली। इससे उसे और उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती और रुचिका को उसे नीचा दिखाने का और भी ज्यादा मौका मिल जाता। अखिलेश को लगा कि उसकी नई बोली ईशान को रोक देगी। आखिर ये मायावी लौकी कोई अनमोल चीज नहीं थी। 25 मिलियन इसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा था। उनके हैरानी की बात, ईशान ने फिर जवाब दिया, 30 मिलियन। जब ईशान ने बोली लगाई तो नीलामी कराने वाला भी हैरान रह गया। हांगकांग के बड़े लोग अक्सर ऐसी नीलामियों में हिस्सा लेते और करवाते थे, इसलिए नीलामीकर्ता को हर तरह की जादुई चीजों की कीमत अच्छे से पता थी। ये मायावी लौकी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती थी और आसपास की तरंगों को ठीक करके मूड को हल्का करती थी। ऐसी जादुई चीज की कीमत 10 से 20 मिलियन होती थी। इसके लिए 25 मिलियन भी ज्यादा था। 30 मिलियन तो और भी ज्यादा। बोली लगाने वाला कोई बहुत अमीर आदमी होगा जो इतने पैसे बर्बाद करने की परवाह न करता हो। अखिलेश हिचकिचाया। आहूजा फैमिली चाहे कितना भी अमीर हो, वो उसकी उन शाखाओं में से था जो सत्ता में नहीं थी। परिवार की ज्यादातर दौलत रुचिका के पिता रघुवीर आहूजा, जो उसके 9वें चाचा थे, के कब्जे में थी। अखिलेश के माता पिता परिवार के लिए बस एक गहनों की दुकान चलाते थे। अखिलेश की कुल संपत्ति बस एक हवेली और कुछ महंगी कारें थीं। नीलामी में आने से पहले उसे अपने माता पिता से कुछ पैसे उधार लेने के लिए जिद करनी पड़ी थी। अगर वो उन पैसों को अपने दादाजी के बर्थडे के तोहफे पर न लगाता तो उसके पिता उसे इतने पैसे कभी न देते। लेकिन अगर उसके पिता को पता चल जाता कि उसने जादुई चीज पर 30 मिलियन बर्बाद कर दिए तो वो उसे ऐसा करने न देते। यह देखकर कि अखिलेश ने नई बोली का विरोध नहीं किया और न ही कोई और प्रतिद्वंदी सामने आया, सबने ईशान की ओर देखा। सर, क्या आप कृपया अपना बैंक खाता दिखा सकते हैं? साफ था कि नीलामी घर को ईशान पर शक था। आखिर वो एक किशोर लड़के जैसा दिखता था। उसका परिवार चाहे कितना भी ताकतवर हो, कोई किशोर $30 मिलियन बिना सोचे समझे बर्बाद नहीं करेगा। 2008 में $30 मिलियन से हांगकांग में 10 घर खरीदे जा सकते थे। ईशान ने एक शब्द नहीं कहा और अपना बैंक कार्ड दिखा दिया। कार्ड देखने में बहुत साधारण था, प्रीमियम बैंक खातों जितना आकर्षक नहीं था।
नीलामीकर्ता ने कार्ड लिया और खाता नंबर अपने सिस्टम में डाला। कुछ ही देर में नीलामी कंपनी का मैनेजर ईशान के पास आया और सम्मान से कार्ड लौटाया। वो उसके खाते में शून्यों की गिनती देखकर हैरान था। उसने अंदाजा लगाया कि ईशान के बैंक खाते में 100 अरब से ज्यादा पैसे थे। 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन दो बार, 30 मिलियन तीन बार। सौदा, ये जादुई चीज मुख्य भूमि से आए श्री ईशान ने खरीदी। जब हथौड़ा लकड़ी की प्लेट पर गिरा तो पूरा कमरा हलचल से भर गया। उन्होंने देखा कि मुख्य भूमि से आए एक साधारण से दिखने वाले नौजवान ने बोली की होड़ में अखिलेश को हरा दिया। कई लोग इस चीज की ऊंची कीमत देखकर हैरान थे। ये एक छोटा सा नीलामी घर था, इसलिए 30 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर ये नीलामी वहां कहीं होती तो लोग कीमत देखकर इतने हैरान ना होते। मेरे प्यारे, हमारा हांगकांग द्वारा वाकई आंखें खोलने वाला था। बस आजकल मुख्य भूमि में इतने सारे अमीर लोग हैं कि एक छोटा बच्चा भी अखिलेश से ज्यादा बोली लगा सकता है। मुझे ताज्जुब है कि वो किस परिवार से है। क्या वो मुख्य भूमि के किसी सबसे अमीर परिवार का वारिस हो सकता है? बाकी लोग इस बारे में आपस में बात करने लगे। अंजलि और उसकी सहेलियां बस देखती रह गईं। 1000 रुपए का हैंडबैग खरीदने पर उन्हें शायद शर्मिंदगी महसूस होती। ईशान कभी महंगे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन जब उसने 30 मिलियन में एक गहना खरीदा तो उसने पलक तक नहीं झपकाई। अंजलि को आखिरकार ईशान में एक अमीर वारिस दिख गया। यहां तक कि मिहिर भी ईशान की तारीफ को लाख कोशिशों के बाद भी छिपा नहीं पाया। हालांकि उसके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन वो सारा पैसा उसके पिता का था। उसे मिलने वाली जेब खर्च ज्यादा से ज्यादा 1 लाख थी, जो ईशान से बहुत कम थी। ऋषभ अकेले थे जो अभी भी शांत थे। अनुष्का की आंखों में एक चमक थी, जैसे इस घटना ने उसके शक को सच साबित कर दिया हो। तब तक नीलामी घर ने जादुई चीज को सावधानी से एक सूटकेस में रखकर ईशान को दे दिया था। सब लोग चांदी के सूटकेस की ओर देख रहे थे और 30 मिलियन के खजाने को करीब से देखने की उम्मीद कर रहे थे। ईशान 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कुछ आदमियों का एक समूह उसके पास आया और उसका रास्ता रोक लिया। समूह का नेता स्टाइलिश कपड़े पहने एक जवान था। क्या बात है नौजवान, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं अखिलेश हूं, उसके बगल में बैठे सचिव ने कहा। बॉस आहूजा ज्वेलरी कंपनी के सीईओ हैं। वे हसमुख आहूजा के पोते हैं। अखिलेश के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी जब उसकी सचिव ने जरूरी बातें बताईं। भले ही वह बोली हार गया था, फिर भी वह हांगकांग के टॉप 10 परिवारों में से एक मशहूर आहूजा फैमिली का अखिलेश था। मुख्य भूमि के किसी भी प्रांत का सबसे अमीर आदमी भी उसके सामने थोड़ा सम्मान दिखाना चाहता था। ओह, ईशान ने बेपरवाही से जवाब दिया और पूछा, क्या चाहिए आपको? बॉस आहूजा आपसे अभी अभी खरीदी गई जादुई चीज के बारे में अकेले में बात करना चाहते हैं, अखिलेश की सचिव ने उसके लिए जवाब दिया। मेरे पास समय नहीं है, इतना कहकर ईशान मुड़ा और चल पड़ा। आहूजा फैमिली का नाम शायद दूसरों को डरा सकता था, लेकिन ईशान को नहीं। आखिर आहूजा फैमिली पर अभी भी 1 खरब रुपए का कर्ज था। रुचिका ने उससे वादा किया था कि भले ही वह इसे चुकाने में नाकाम रहे, उसका पूरा परिवार उसकी मदद करेगा। रुको साहब, अखिलेश चिल्लाया। आंखों में गुस्से के बावजूद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान शायद हांगकांग में नए होंगे और जादुई चीजों से अनजान होंगे। मेरे पास एक मशहूर वास्तु ऊर्जा गुरु हैं, क्यों ना हम उनसे पूछकर वो चीज चेक करें जो आपने अभी खरीदी है? अखिलेश की बात ने मिहिर का ध्यान खींच लिया। हाँ बॉस, आपने इस मायावी लौकी पर इतना पैसा खर्च किया है, हमें कैसे पता कि ये असली है या नहीं? क्यों ना इसे किसी जानकार के पास ले जाए? मिहिर ने सुझाव दिया। ऋषभ ने भी बात में हिस्सा लिया। जादुई चीजों की पहचान पुरानी चीजों से भी ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए सालों का अनुभव और खास जानकारी चाहिए। ईशान के बाकी दोस्तों ने भी अपनी राय दी। वे नहीं चाहते थे कि ईशान अपने पैसे बेकार में गंवाए और उसे कुछ न मिले। सबके सुझाव सुनकर ईशान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, फिर तुरंत सामान्य की। उसने फटाफट जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अखिलेश के पीछे पीछे सारा समूह होटल से बाहर निकला। वे होटल की कार में हांगकांग के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट तक गए।
हांगकांग का स्थानीय होने के नाते अखिलेश रेस्टोरेंट को अच्छे से जानता था। उसका ज्ञान और बर्ताव उसकी अमीर परवरिश को दिखा रहा था। वो देखने और बोलने में बिल्कुल सज्जन लगता था। हांगकांग की पढ़ाई और संस्कृति पर अंग्रेजों का गहरा असर था, इसलिए ज्यादातर अमीर परिवार अपने बच्चों को इंग्लैंड के शाही परिवार जैसी पढ़ाई देते थे। उनके मन चाहे कितने भी गंदे हों, वे हमेशा सज्जनों जैसा बर्ताव करते थे। ऐसे शानदार बिना ठोड़ी वाले खास आदमी को देखकर अंजलि की आंखें दिल बन गईं। यहां तक कि अनुष्का भी उस जवान के बर्ताव से प्रभावित हुए बिना न रह सका। मिहिर और स्कूल के बाकी शरारती लड़कों की तुलना में अखिलेश ज्यादा समझदार और आकर्षक था। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वह हांगकांग की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक के साथ डेट पर जा पाया। मैं शेफ को जानता हूं और मैंने उनसे हमारे लिए खास खाना बनाने को कहा है। जैसे ही वे एक बुक किए हुए निजी कमरे में पहुंचे, अखिलेश ने सारी लड़कियों के लिए कुर्सियां खींची। फिर उसने ईशान की ओर देखा और कहा, प्रमोद, अभी थोड़ी देर के लिए यहां नहीं है। क्या आप इतनी मेहरबानी करेंगे कि हमें जादुई चीज दिखाई? वह मिहिर और बाकी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो एक दोस्ताना मेजबान है। इसलिए ईशान के आसपास के सारे लोग उससे सहमत हो गए और ईशान से जादुई चीज दिखाने को कहा। ईशान को अखिलेश के खेल से कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी ये आम लोग मायावी लौकी की असली ताकत को समझ नहीं पाएंगे। उसने सूटकेस खोला और मायावी लौकी निकाली। करीब से देखने पर उन्होंने देखा कि हथेली के आकार की मायावी लौकी की सतह पर कुछ नक्काशी थी। इसकी क्वालिटी अपने आप में काफी खराब थी और उसमें कई खामियां थीं, लेकिन इसकी सतह पर की गई नक्काशी बहुत बारीक और खूबसूरत थी। ये भले ही सस्ता दिखता हो, लेकिन छूने पर यह बिल्कुल ऊंची क्वालिटी चिकना और मुलायम लगता था। फिर भी करीब से देखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी। मिहिर खुद को रोक ना सका और बोला, बॉस, आपने इस पर 30 मिलियन खर्च किए। क्या आपको यकीन है कि यह सही फैसला था? यह तो सस्ता लग रहा है। ईशान के जवाब देने से पहले ही अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिहिर, मुझे नहीं लगता कि तुम जादुई चीजों की कीमत समझते हो। यहां तक कि सबसे साधारण जादुई चीज भी कुछ मिलियन से ज्यादा की होती है। ये मायावी लौकी अपने यूजर के दिमाग और शरीर को शांत और ताजा रखती है, इसलिए इसकी कीमत 10 से 20 मिलियन के बीच होनी चाहिए, लेकिन 30 मिलियन इसके लिए सचमुच थोड़ा ज्यादा है। अखिलेश ने सिर हिलाया, जैसे वो ईशान के ज्यादा पैसे देने पर अफसोस जता रहा हो। ईशान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे से मायावी लौकी को सूटकेस में वापस रख दिया। ईशान पर उसकी बातों का कोई असर न देखकर अखिलेश के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दिखा। कुछ ही पल बाद प्रमोद आखिरकार आ गए। सबको यह जानकर हैरानी हुई कि प्रमोद कोई पतला दुबला सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि वो सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। यंग लॉर्ड आहूजा, मैंने सुना कि आप चाहते हैं कि मैं उस जादुई चीज की जांच करूं जो आपने अभी खरीदी है। प्रमोद ने हंसते हुए पूछा। तुमने गलत सुना प्रमोद, मैंने इसे नहीं खरीदा। ये यहाँ के एक नौजवान ने लिया। उसने बोली में मुझे हरा दिया और ये चीज 30 मिलियन में खरीद ली। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी हारी बोली का अफसोस हो। ओ, एक साधारण हेल्थ बढ़ाने वाली जादुई चीज के लिए 30 मिलियन? ये तो थोड़ा ज्यादा लगता है, प्रमोद ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर बोले, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके लिए इस चीज की जांच कर सकता हूं? अखिलेश ने जल्दी से कहा। प्रमोद हांगकांग में एक मशहूर वास्तु ऊर्जा गुरु हैं। वे अंतरराष्ट्रीय वास्तु ऊर्जा संस्थान के बोर्ड मेंबर हैं। वे कई वास्तु ऊर्जा सलाह देने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं और मास्टर दशरथ जी के शिष्य रहे हैं। हाँ, इस शानदार परिचय के लिए थैंक यू, प्रमोद ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों का गर्व उसे छिपा नहीं पाया। दशरथ जी हांगकांग के नंबर 1 वास्तु ऊर्जा गुरु थे। उनके जादू टोने, वास्तु ऊर्जा और दांव मंत्र दक्षिणी भारत में 50 साल तक सबसे बेहतरीन रहे। प्रमोद को उनका शिष्य होने पर गर्व था। मिहिर और बाकी लोग अखिलेश के प्रमोद के परिचय को सुनकर समझ नहीं पाए कि क्या सोचें।
क्योंकि उन्हें वास्तु ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ईशान ने अंदाजा लगाया कि प्रमोद वाकई एक ताऊ पहुंच स्तर का साधक था। वो ताऊ पहुंच के मिडिल स्टेज में था और उसकी ताकत वासुदेव जितनी होनी चाहिए जब वो उससे पहली बार मिला था। हालांकि ईशान ने सोचा कि वासुदेव अब 6 महीने पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। जल्दी करो, प्रमोद को मायावी लौकी दिखाओ, अंजलि और बाकी लोगों ने ईशान से कहा। ईशान के दोस्त प्रमोद के रौब और अखिलेश के भरोसेमंद बर्ताव से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि प्रमोद से चीज की जांच करवाना ईशान के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ईशान चुपचाप बैठा रहा और प्रमोद को एक जानकार नजर से देखा, फिर सिर हिलाया। उसने सूटकेस से मायावी लौकी निकाली और प्रमोद की ओर बढ़ा दी। जैसे ही प्रमोद ने मायावी लौकी देखी, उनकी आंखों में लालच की चमक दिखी। सबने देखा कि प्रमोद ने सावधानी से सूटकेस से मायावी लौकी निकाली और कुछ देर उसका मुआयना करने के बाद अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया। वो कुछ बुदबुदाते हुए अपनी कला दिखाने लगे। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद उन्होंने मायावी लौकी नीचे रख दी और एक गहरी सांस ली। प्रमोद, क्या हुआ? मिहिर और बाकी लोग जल्दी से पूछने लगे। ये एक ऐसा खजाना था जिसकी कीमत 30 मिलियन थी। अगर ये नकली निकला तो 30 मिलियन रुपए बेकार हो जाते। भले ही वो सुवर्ण नगर के कुशवाहा परिवार का वारिस था, फिर भी 30 मिलियन रुपए बहुत बड़ी रकम थी। यंग लॉर्ड आहूजा, इस बार आप गलत हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक साधारण मणि का गहना है, प्रमोद ने अफसोस में सिर हिलाते हुए कहा। क्या? मिहिर और बाकी लोग घबरा गए। यही वो बात थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर था। भले ही उन्हें जादुई चीजों का मतलब नहीं पता था, लेकिन प्रमोद की बात से साफ था कि ईशान ने मायावी लौकी में जो पैसा लगाया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मायावी लौकी असली होती तो ईशान उसे बेचकर अपनी ज्यादातर रकम वापस पा सकता था। हमने इसे होटल की नीलामी से खरीदा था। इतनी बड़ी नीलामी में नकली चीज कैसे हो सकती है? अंजलि ने गुस्से से पूछा। हाँ, जादुई चीजों की ताकतें तो कमाल की होती हैं, लेकिन बहुत बारीक भी। बिना प्रशिक्षित आंखों के कोई नहीं बता सकता कि कोई चीज असली है या नकली, प्रमोद ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। फिर बोले, नीलामी की चीजें भी नकली हो सकती हैं। छोटी नीलामी कंपनियों की तो बात ही छोड़ो। नीलामी में खरीदार को बहुत सावधान रहना पड़ता है और जादुई चीजों पर बोली लगाना सबसे जोखिम भरा होता है। प्रमोद की बातें सुनकर सब चुप हो गए और उनकी बात से लगभग सहमत हो गए। अखिलेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, प्रमोद, क्या आपको यकीन है? मुझे एक अंदरूनी सूत्र से खबर मिली थी और मैं सिर्फ इस जादुई चीज के लिए वहां गया था। इसका लुक भी बाकी जादुई चीजों जैसा ही था। ठीक है, चूंकि यंग लॉर्ड आहूजा ने पूछा है तो मैं खुद ही समझाता हूं, प्रमोद ने कहा। साफ था कि अगर यंग लॉर्ड आहूजा को उस चीज में दिलचस्पी न होती तो वो अपनी पेशेवर राय न देते। उन्होंने मेज पर रखी मायावी लौकी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जादुई चीज लग सकती है क्योंकि इस पर तावीज की नक्काशी है, लेकिन किसी चीज को जादुई बनाने का असली कारण एक सिद्ध साधक की सच्ची ऊर्जा होती है। दूसरे शब्दों में, यह मायावी लौकी बस एक खाली खोल है और अधूरी है। अगर ये लौकी किसी वास्तु ऊर्जा गुरु के हाथों में जाए तो ये असली जादुई चीज बन सकती है, लेकिन अगर ये किसी आम इंसान के पास रहे तो ये बेकार है। प्रमोद की बात सुनकर मिहिर और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। आधे अधूरे और तैयार चीज की कीमत में कितना फर्क होता है, ये सबको पता था। ये मायावी लौकी सबसे पहले केवल लकड़ी का टुकड़ा था। अखिलेश ने तनाव भरा चेहरा बनाया और गहरी सांस ली। उसने ईशान की ओर माफी मांगते हुए कहा, भाई ईशान, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज अधूरी है। आपके 30 मिलियन गंवाने के लिए माफी। उसने दया भरा चेहरा बनाया, जैसे ईशान ने उसकी वजह से इतना पैसा खो दिया हो। अंजलि और बाकी लड़कियां यंग लॉर्ड आहूजा की सहानुभूति और दया से और ज्यादा प्रभावित हुईं। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें एक ऐसा अमीर वारिस मिला जो बिल्कुल बेवकूफ नहीं था। 1 मिनट रुको, हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? अचानक भीड़ में से एक ठंडी आवाज आई। सबने आवाज की ओर देखा और अनुष्का को स्थिर खड़े देखा। उसने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे थे। मिहिर पहले तो हैरान रह गया,
लेकिन जल्दी ही उसे अनुष्का की बात समझ आई। हाँ, प्रमोद कमरे में अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने जादुई चीजों की जानकारी होने का दावा किया था। हम में से ज्यादातर को तो यह भी नहीं पता था कि जादुई चीज क्या कर सकती है। असली और नकली का फर्क बताना तो दूर की बात। इसलिए हमें प्रमोद की हर बात पर भरोसा करना पड़ा। सवाल यह है कि हम प्रमोद पर भरोसा कैसे करें। वे अखिलेश के आकर्षण और प्रमोद के रौब से मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस मामले में कई चीजें ठीक नहीं थीं। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि क्या अखिलेश और प्रमोद एक ही टीम में हैं। आखिर अखिलेश ईशान से बोली हार चुका था। शायद उसने प्रमोद को ईशान को ठगने के लिए बुलाया हो। अगर प्रमोद को पता चलता कि चीज नकली है तो वो ईशान से सस्ते में नकली चीज खरीदने की पेशकश कर सकता था। मैं शर्त लगाता हूं कि ये महिला मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी, प्रमोद ने शांति से कहा। वो नाराज नहीं दिखे। तुम जैसे ठग मैंने कई बार देखे हैं। तुम वास्तु ऊर्जा अंधविश्वासों का इस्तेमाल करते हो। लोगों को डराते हो कि अगर उन्होंने तुम्हें मोटी रकम नहीं दी तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। फिर तुम इन भोले भाले परिवारों से धीरे धीरे पैसे कमाते रहते हो जब तक उनके पास कुछ नहीं बचता। अनुष्का की आंखों में गुस्सा था और वो प्रमोद पर पलटवार कर रही थी। साफ था कि उसका परिवार किसी धोखे का शिकार हुआ था। मिस अमीशा जी, प्रमोद झूठे नहीं हैं, मैं उनकी गवाही दे सकता हूं। अखिलेश कुछ और कहने ही वाला था कि प्रमोद ने उसकी बात काट दी। हाँ हाँ, मुख्य भूमि के उन ठगों ने वास्तु ऊर्जा गुरुओं का नाम खराब कर दिया है। उनके ज्ञान और काबिलियत की तुलना मेरे ज्ञान और काबिलियत से नहीं हो सकती। मैं प्रमोद 10 साल से इस धंधे में हूं। मैंने कई जादुई चीजों की जांच की है और मैंने कभी गलत नहीं बताया। मेरे ज्यादातर ग्राहक हांगकांग के अमीर और ताकतवर लोग हैं। अगर अखिलेश का न्योता न होता तो मैं आपके लिए चीज की जांच करने की भी परवाह न करता। प्रमोद, हम सब यहां दोस्त हैं। हां, हमें आप पर भरोसा है। अखिलेश ने माहौल को हल्का करने के लिए जल्दी से कहा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हालांकि अनुष्का को अभी भी शक था। उसे लग रहा था कि अगर उसने जोर दिया तो अखिलेश नाराज हो जाएगा। आखिर वे हांगकांग में थे, कल्पनगर में नहीं। आहूजा फैमिली की ताकत शहर के हर कोने तक पहुंच सकती थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि यंग लॉर्ड आहूजा के लिए असली जादुई चीज क्या होती है। प्रमोद ने सूंघा और फिर 2 उंगलियां निकालकर एक जादू शुरू किया। अचानक उसने जो कंगन पहना था वो खनकने लगा। मायावी कंगन और हड्डियों से बने खोखले मोतियों का था। जैसे ही वे हिले, उनके बीच के खोखले छेद से हवा गुजरी और एक तीखी चीख की आवाज आई जो पूरे कमरे में गूंज गई। ये भूतों के चीखने जैसी लग रही थी। ईशान और उसके दोस्तों को लगा कि कमरा नरक में बदल गया है, जहां राक्षस और भूत घूम रहे हैं। वे चीखों से घिर गए और उन्हें भ्रम होने लगा। उन्होंने देखा कि भूत उनकी ओर आ रहे हैं और एक तेज तूफान उठ रहा है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ने का डर है। आह, ये नजारा देखकर लड़कियां डर गईं। उन्होंने ऐसा डरावना मंजर कभी नहीं देखा था और वे आसपास की आवाजों और भ्रमों से कांप उठीं। अनुष्का का हौसला भी टूट गया। उसने ईशान का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर तूफान में किसी छोटे पक्षी की तरह कांप रहा था। सिर्फ ऋषभ और ईशान ही भ्रम से बचे हुए थे। जादू टोने और जादुई दांव आप जैसे आम लोगों की सोच से परे हैं। प्रमोद की आवाज दूर से गूंजी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, भ्रम और चीख पुकार अचानक थम गई। सब लोग कमरे में वापस आए। उन्होंने देखा कि प्रमोद हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर शांति और शालीनता से बैठे थे। इस अनुभव से सब लोग डर और हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। वो असली गुरु हैं, जादुई ताकत वाले गुरु, मिहिर ने खुद से बड़बड़ाया। अंजलि और बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। प्रमोद के बारे में जो शक उनके मन में था वो खत्म हो गया। हाथ के एक छोटे से इशारे से प्रमोद ने नरक जैसा नजारा उनके सामने ला दिया था। एक और इशारे से उन्होंने उस डरावने दृश्य को गायब कर दिया था जिसे उन्होंने बुलाया था। अखिलेश ने कई बार जादूगरों को जादू करते देखा था, लेकिन फिर भी वो डरे बिना न रह सका। मिहिर और बाकी लोग आम कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो इस अनुभव से वे और ज्यादा डर गए। उनके पीले चेहरों से भी प्रमोद के लिए सम्मान और डर झलक रहा था। सिर्फ ईशान और ऋषभ ही ऐसे थे जिन पर जादू का कोई असर नहीं हुआ।
उनके शांत रवैये ने प्रमोद को भी हैरान कर दिया। अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? प्रमोद कुर्सी पर बैठ गया और हल्के से पूछा। हाँ बिल्कुल, अंजलि और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। इस कंगन को ब्रह्म ड्रैगन कंगन कहते हैं। इसे दक्षिणी संप्रदाय के कई गुरुओं ने बनाया और तराशा था। इसे इस्तेमाल करने के लिए ताऊ पहुंच स्तर की सिद्धि चाहिए, प्रमोद ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि यह मायावी लौकी जादुई चीज बनाने के लिए अच्छी चीज थी, लेकिन असली जादुई चीज बनने के लिए इसे किसी ताकतवर जादूगर को कम से कम 3 साल तक तराशना पड़ता। मेरे हाथों में इसकी कुछ कीमत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में यह बेकार है। इस बार अनुष्का समेत सबने उस पर यकीन कर लिया। प्रमोद के पास गजब की जादुई ताकतें थीं, तो वो उनसे झूठ नहीं बोल रहा होगा, और अगर वो सचमुच चाहता तो उसे उनके साथ कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी जादुई ताकतों से इसे छीन भी सकता था। भाई ईशान, अब तो साफ है कि ये मायावी लौकी असली नहीं है। मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये बेकार है। ये सिर्फ गुरुओं के काम आती है, अखिलेश ने धीरे से कहा। तुम इसे प्रमोद को ही क्यों नहीं बेच देते? इस तरह तुम अपने कुछ पैसे तो वापस पालोगे। मेरे पास हर तरह की जादुई चीजें हैं। मुझे आधी अधूरी चीजें क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। प्रमोद ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तब तक मेहिर और बाकी लोग प्रमोद की ताकतों से पूरी तरह कायल हो चुके थे, इसलिए वे दौड़कर उसके पास गए और उससे ईशान से इसे खरीदने की गुजारिश करने लगे। आखिर में प्रमोद ने अनमने ढंग से कहा, ठीक है, 3 लाख कैसा रहेगा? मैं आधी अधूरी चीज के लिए इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इसे कुछ काम की चीज में बदलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पलक झपकते ही ईशान की 30 मिलियन की रकम घटकर सिर्फ 3 लाख रह गई। सब लोग ईशान के फैसले का इंतजार कर रहे थे। भले ही सबको ईशान से चिढ़ थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि इस हालत में ईशान यही सबसे ज्यादा हासिल कर सकता था। 3 लाख। ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो चुपचाप सब देख रहा था और जो देखा उससे हैरान था। तुम इस मायावी लौकी को 3 लाख में खरीदना चाहते हो? तुम बिल्कुल बेशर्म हो, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? प्रमोद ने तनाव भरा चेहरा बनाकर पूछा। वो हांगकांग में एक मशहूर वास्तु ऊर्जा गुरु था। भले ही उसकी ख्याति दशरथ जी या हितेश जितनी न थी, फिर भी वो अक्सर अमीर और ताकतवर लोगों के यहां जाता था। किसी ने भी उससे इतनी बेरुखी से बात नहीं की थी। ईशान, अगर तुम्हें कीमत पसंद नहीं तो हम बात कर सकते हैं। प्रमोद तुम्हारे फायदे के लिए मायावी लौकी लेने को तैयार हैं। आखिर ये मायावी लौकी अभी जादुई चीज नहीं है और प्रमोद के अलावा किसी के लिए बेकार है, अखिलेश ने समझौते की कोशिश करते हुए कहा। ईशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने धीरे से मायावी लौकी निकाली, उसे अपनी हथेलियों में कुछ देर घुमाया और फिर हल्के से बोला, तुमने अखिलेश को सच क्यों नहीं बताया? क्या सच? अखिलेश हैरान रह गया। अब भी ईशान को यकीन नहीं था कि उसने धोखे में 30 मिलियन बर्बाद कर दिए। रोने की जगह वो शांत और स्थिर दिख रहा था, जैसे उसने 30 मिलियन की बजाय 30 रुपए में चीज खरीदी हो। बाकी लोग भी हैरान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, प्रमोद ने धैर्य रखा, लेकिन अपनी आंखों की घबराहट नहीं छिपा सका। तुम सही कह रहे हो, यह चीज वाकई जादुई नहीं थी। इसकी सतह पर तावीज की नक्काशी के बावजूद इसमें असली ऊर्जा नहीं डाली गई। जैसा तुमने कहा, यह बस एक खाली खोल था और इसमें किसी भी तरह की जादुई ताकत नहीं थी, ईशान ने शांति से कहा। लेकिन तुमने अखिलेश को बताया था कि यह एक हेल्थ बढ़ाने वाली जादुई चीज है और उसे इसे खरीदने की सलाह दी थी। क्या? अखिलेश का चेहरा काला पड़ गया और उसने प्रमोद को घूरा। मिहिर को आखिरकार समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने चुप्पी साध ली और दोनों मेजबानों पर नजरें गड़ा दी। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में आ जाऊंगा और 30 मिलियन की बोली जीत लूंगा, इसीलिए तुम मुझे इस चीज का सच बताने की जल्दी में यहां आए। तुमने सोचा कि तुम मुझे ये चीज सस्ते में बेचने के लिए मना लोगे। प्रमोद कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ईशान ने उसे रोक दिया और अपनी बात जारी रखी। दूसरी तरफ अखिलेश अब भी यही सोच रहा था कि वो तुम्हें ये मायावी लौकी लाने में मदद कर रहा है।
उसे क्या पता था कि तुम शुरू से ही उसे ये लॉकी देने का इरादा नहीं रखते थे? ईशान की बातें सुनकर अखिलेश का चेहरा और उदास हो गया। उसने प्रमोद की ओर देखा और पूछा, मास्टर प्रमोद, क्या यह सच है? यंग लॉर्ड आहूजा, कृपया मुझे समझाने दो। प्रमोद मुस्कुराने में कामयाब रहा। मैं इसे अपने दादाजी के 90वें बर्थडे के लिए खरीदने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अखिलेश ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में एक डरावनी और क्रूर चमक थी। अब वो किसी अमीर वारिस जैसा नहीं लग रहा था। यंग लॉर्ड आहूजा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने हाल ही में शेयर बाजार में सारा पैसा गंवा दिया, इसलिए मुझे तुमसे ये लॉकी मांगनी पड़ी। मैं वादा करता हूं, जैसे ही मुझे कोई अच्छी जादुई चीज मिलेगी, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। अपनी चाल नाकाम होते देख प्रमोद ने आखिरकार सच बोल दिया। हुंफ! अखिलेश ने नाक भौं सिकोड़ी और बात वहीं छोड़ दी। प्रमोद हांगकांग का एक ताकतवर गुरु था, जिसके पास अखिलेश जितने ही संसाधन थे। भले ही उसने अखिलेश को बेवकूफ बनाया, लेकिन चूंकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, अखिलेश ने इस मामले को छोड़ देने का फैसला किया। तुम छोटे शैतान, तुम्हें सच कैसे पता? प्रमोद ने पलटकर ईशान को गर्मजोशी से देखा। मैंने तुम्हारी फोन पर बातचीत सुन ली। ईशान ने कंधे उचकाए। प्रमोद और अखिलेश पीछे हट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईशान उनकी फोन की बात सुन लेगा। अच्छा, तो सीधे बात पर आते हैं। अभी लॉकी दे दो। प्रमोद ने आंखें सिकोड़कर मांग की। फिर उसने धमकी दी, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुख्य भूमि वापस ना जा सको। ये हांगकांग है, यहां कानून का राज है। क्या तुम मुझे यूं ही लूट लोगे? मिहिर और बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी सीटों से उछल पड़े और प्रमोद को घूरने लगे। वे प्रमोद के जादुई करतबों से हैरान थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसने उनसे झूठ बोला था, तो उनके दिल गुस्से से भर गए। हा, कानून का राज, इसकी कीमत क्या है? प्रमोद जोर से हंसा और खड़ा हो गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और ईशान की ओर एक भद्दी मुस्कान के साथ देखा। मैं तुम्हें लूटने वाला नहीं हूं। यह मेरे लिए बहुत नीच बात है। मैं तुम्हें इसे अपनी मर्जी से, बिना मेरी किसी दखल के, मुझे सौंपने के लिए मजबूर करूंगा। ये मत भूलो कि मैं एक जादूगर हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि ईशान और उसके दोस्त भाग जाएंगे या पुलिस को बुलाएंगे। प्रमोद के जाने के बाद अखिलेश कमरे से निकल गया। उसने ईशान और उसके दोस्तों को कमरे में अकेला छोड़ दिया। वे एक दूसरे को देखने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि इस घटना का क्या मतलब निकालें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सज्जन अखिलेश और प्रमोद ठग होंगे। बॉस, तुम्हें कैसे पता कि वे ठग हैं? क्या तुमने सचमुच उनकी फोन की बात सुनी थी? मिहिर ने उलझन में पूछा। ईशान मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। वे समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, भले ही वो उन्हें बताए कि उसने अपनी खास ताकत से पूरे इलाके को स्कैन कर लिया था और दोनों की योजना शुरू से जानता था। अगर वो उस असली गुनहगार से नहीं मिलना चाहता जो पर्दे के पीछे से खेल चला रहा था, तो ईशान प्रमोद से मिलने का सोचता भी नहीं। आखिर एक मामूली वास्तु ऊर्जा गुरु का उसके लिए क्या मतलब था? अरे, अगर वो प्रमोद सचमुच ठग है, तो हम उसकी जादुई ताकतों से कैसे बचेंगे? अनुष्का ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हमें उनकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए और जल्द से जल्द हांगकांग छोड़ देना चाहिए? अनुष्का की बात सुनकर सब चुप हो गए। अनुष्का की बात बिल्कुल ठीक थी। कुछ देर पहले उन्होंने प्रमोद की ताकत को खुद देखा था। वे उस नरक जैसे अनुभव को दोबारा नहीं जीना चाहते थे। इतने ताकतवर शख्स से टक्कर लेने का ख्याल ही उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। मिहिर और बाकी लोग तो बस आम कॉलेज स्टूडेंट्स थे। अपने अमीर परिवार के बावजूद प्रमोद के सामने उनकी कोई ताकत नहीं थी। ऋषभ की आंखों में एक चमक थी और वो गहरे सोच में डूब गया। लेकिन ईशान को इस धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। चिंता मत करो, उसने तुम लोगों को डराने के लिए हम पर भ्रम डाला था। तुम्हें ये कैसे पता? मिहिर ने हैरानी से पूछा। और तुम्हें जादुई चीजों के बारे में इतना कैसे पता कि ये मायावी लॉकी 30 मिलियन की है? सब लोग एक ही सवाल के साथ ईशान की ओर देख रहे थे। ये मत भूलो कि मैं सुवर्ण नगर के कुशवाहा फैमिली से हूं। ईशान ने कंधे उचकाए।
सुवर्ण नगर के कुशवाहा फैमिली ने हाल ही में अपनी धाक जमाई थी और जल्द ही शहर में एक किंवदंती बन गया था। वर्मा फैमिली के पतन के बाद कुशवाहा फैमिली लोगों की नजरों में रहस्यमय हो गया था। मिहिर और बाकी लोगों ने आखिरकार सब जोड़ लिया और सहमति जताई। अनुष्का अकेली थी, जिसे लगा कि जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। उसने ईशान को हैरानी से देखा। वो जानती थी कि कुशवाहा फैमिली के उभरने के पीछे मास्टर का हाथ था। वो सोच रही थी कि क्या ईशान मास्टर का कोई शिष्य था। ईशान को जादू टोने और जादुई चीजों का गजब का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने जादुई ताकतों से पूरे वर्मा फैमिली का नाश कर दिया था। ये लंबा दिन था, तो रात का खाना खाने के बाद वे सीधे अपने होटल के कमरों में लौट गए। इस बीच मध्य हांगकांग में एक अपार्टमेंट की 21वीं मंजिल पर प्रमोद और अखिलेश एक सोफे पर साथ बैठे थे और चाय का मजा ले रहे थे। अखिलेश की सेक्रेटरी ने साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसने एक ब्यूटीफुल हाउसवाइफ की तरह सेब का टुकड़ा काटा और अखिलेश को खिलाया। अखिलेश, अपनी मालकिन को छुपाने के लिए क्या शानदार जगह है। किसने सोचा था कि शहर के बीच में तुम्हारा एक पेंट हाउस है। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हारे पापा को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। प्रमोद ने अखिलेश को समझदारी भरी मुस्कान दी। हाँ हाँ, मुझे सावधान रहना पड़ता है और हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अगर मैंने रघुवीर आहूजा और उसके परिवार को अपनी कोई गलती पकड़ने दी तो मुझे इस महीने का खर्चा कभी नहीं मिलेगा, अखिलेश ने गुस्से से कहा। आह, ठीक है, किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, प्रमोद ने हैरानी से कहा। मैं तुम्हारे दादाजी से 1 साल पहले मिला था। मुझे यकीन था कि वे दवाइयों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन रुचिका के चमत्कारी इलाज से वे फिर से जिंदा हो गए। हांगकांग के जादूगरों के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी। सब जानते थे कि मरते हुए इंसान को जिंदगी देने के लिए कम से कम 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी या सबसे ऊंची क्वालिटी का अमृत चाहिए। रुचिका के लिए इनमें से कुछ भी पाना मुश्किल था। सबको हैरानी हुई कि रुचिका ने इलाज ढूंढ लिया और ऐसा लग रहा था कि उसे 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। जो भी हो, चलो किसी और बात पर चर्चा करें, अखिलेश ने सिर हिलाया और कहा। प्रमोद, तुमने उस मायावी लौकी को पाने के लिए इतना समय लगाया और हमारा रिश्ता भी खतरे में डाला। तो बताओ, वो मायावी लौकी आखिर करती क्या है? क्या यह सचमुच एक खाली डिब्बा है? बिल्कुल नहीं, प्रमोद ने अजीब तरह से मुस्कुराया। मैंने न सिर्फ तुम्हें इसे खरीदने को कहा था, बल्कि नीलामी में तुम्हारे सारे प्रतिद्वंदियों को भी बताया था। क्या? अखिलेश ने चेहरा सख्त किया। मैंने सोचा था कि तुम में से किसी को यह मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह किसी उत्तरी आदमी के हाथ लग जाएगी। प्रमोद ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। तो इसमें खास बात क्या है? अखिलेश ने उलझन में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, प्रमोद ने दांत पीसते हुए कहा। यह मायावी लौकी मेरे एक साथी के कलेक्शन से थी। मैंने इसे उसके तहखाने में एक चबूतरे पर देखा था। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि यह एक जादुई खजाना है, लेकिन मेरे साथी ने इसे मुझे बेचने से मना कर दिया। कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई और उसके वारिसों ने उसकी सारी चीजें एक नीलामी में डाल दी। नीलामी की खबर सुनते ही मैंने तुम सबको बता दिया था। मैं अपनी एक जादुई चीज का इस्तेमाल करके मायावी लौकी को उससे बदलने की योजना बना रहा था, जिसे ये मिली थी। जादुई खजाना? अखिलेश की आंखें चमक उठीं। मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये किंवदंती में बताए गए जादुई खजाने जैसी थी। ये किंवदंती बस एक बड़ी कहानी थी, तो मुझे शक है कि यह सचमुच थी। फिर भी अगर इसे किंवदंती की तरह बनाया भी गया हो तो यह काफी ताकतवर होनी चाहिए, प्रमोद ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बेशक, सिर्फ एक साधक ही ऐसे जादुई खजाने का इस्तेमाल कर सकता है, तो यह तुम्हारे लिए बेकार है। अच्छा, ऐसा है। अखिलेश को आखिरकार अपने लालच का एहसास हुआ। वो जानता था कि कई जादुई चीजें आम लोगों के लिए बेकार होती हैं, जैसे वो भ्रम ड्रैगन कंगन जो प्रमोद ने अभी पहना था। दूसरी बात, तुम उन मुख्य भूमि वालों से कैसे निपटोगे? अखिलेश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, पार्क में तो ये बात सबकी जुबान पर होगी। उनकी दौलत से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये हांगकांग है, हमारा मैदान। समय समय पर कुछ मुख्य भूमि के पर्यटकों का गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है।
प्रमोद के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। जैसे ही अखिलेश सहमत होने वाला था, एक ठंडी आवाज आई, क्या ऐसा है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक जवान खिड़की के पास खड़ा उन्हें घूर रहा था। तुम यहां कैसे आए? अखिलेश ने ईशान की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने 21वीं मंजिल पर सबसे ऊपरी पेंट हाउस खरीदा था। इस जगह को ब्लूमिंग गार्डन कहते थे और ये हांगकांग के सबसे शानदार इलाकों में से एक था। इसके गेट पर न सिर्फ 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, बल्कि आने जाने वालों को कई चेक पॉइंट्स से कार्ड कीज के साथ गुजरना पड़ता था। सख्त सिक्योरिटी की वजह से यहां मच्छर भी नहीं घुस सकता था, लेकिन तभी ईशान खिड़की के पास प्रकट हुआ। ईशान के पीछे की खिड़की भी अंदर से बंद थी। ये नजारा देखकर अखिलेश की रूह कांप गई। उसे लगा कि ईशान कोई इंसान है या भूत। मुख्य भूमि का बकवास। एक साधक होने के नाते प्रमोद को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि ताऊ पहुंच स्तर तक पहुंचे कई मार्शल आर्टिस्ट्स में ऊंची इमारतों की दीवारों पर चढ़ने जैसी अकल्पनीय ताकतें होती हैं। प्रमोद ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे उसकी आंखों में ठंडी चमक जाग उठी हो। मैं तुम्हें खुद ढूंढने वाला था, लेकिन तुमने मेरी एक यात्रा बचा ली। तुमने कहा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे। ईशान बेपरवाह था। वो धीरे धीरे और शांति से बार की ओर चला गया और अपने लिए एक गिलास वाइन डाला। अखिलेश ने इस बार में दुनिया भर से इकट्ठा की गई कई शानदार शराबें रखवाई थीं। जब वो अपनी मालकिन के साथ अकेले समय बिताता था, तो ये शराबें उसके लिए बिल्कुल सही थीं। ईशान ने जो बोतल खोली, वो बार की सबसे महंगी वाइन में से एक थी। ये शेवल ब्लैंक की 1847 कैबरनेट थी। कहा जाता है कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति की पसंदीदा वाइन थी। हर बोतल की कीमत $1,30,000 से ज्यादा थी। अखिलेश की आंखें थोड़ी झपक गईं। वो उस बोतल को अपने जीवन के सबसे खास पल के लिए बचाना चाहता था, लेकिन एक अजनबी ने उसे बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ? यह पहली बार नहीं कि मुख्य भूमि भारत से आए कुछ पर्यटक हांगकांग में गायब हुए हों। क्या तुम्हें पता है कि हांगकांग में हर साल कितने लोग लापता होते हैं? तब तक प्रमोद ने खुद को संभाल लिया था। वो सोफे पर शांत होकर बैठा था और मुस्कुराते हुए ईशान की ओर देख रहा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हम में से एक हो। मैं तुम में कोई जादुई ताकत नहीं देख पाया, तो मेरा ख्याल है कि तुम अभी भी आंतरिक शक्ति के इस्तेमाल करने वाले हो। वो आंतरिक शक्ति वाला है? अखिलेश ने जो सुना, उससे हैरान रह गया। हांगकांग के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस होने के नाते वो आंतरिक शक्ति वालों की ताकत अच्छे से जानता था। आहूजा फैमिली के पास कुछ आंतरिक शक्ति वाले बॉडीगार्ड्स थे। उनमें से एक दक्षिणी संप्रदाय का बहुत कामयाब आंतरिक शक्ति वाला था। वो कम से कम 1 दर्जन खास पुलिस वालों से लड़ सकता था। उसे पता था कि इस छोटे से कमरे में एक आंतरिक शक्ति वाला उसे आसानी से मार सकता था। ये सोचकर अखिलेश घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया और उसके पैर कांपने लगे। हाँ, अगर वो आंतरिक शक्ति वाला भी हो तो क्या? ये हांगकांग है, जादू टोने की राजधानी, मार्शल आर्ट्स की नहीं। प्रमोद ने टांगें चढ़ाकर गर्व से कहा। और हां, तुम आहूजा फैमिली के वारिस हो। अगर वो तुम्हें मार देता है तो वो हांगकांग से जिंदा नहीं निकल पाएगा। हां, बिल्कुल, अखिलेश ने सहमति जताई। आंतरिक शक्ति वाले चाहे कितने भी ताकतवर हों, खास पुलिस टीमें भी अपने कई ताकतवर आकाओं की वजह से एक बड़ी ताकत थीं। आहूजा फैमिली हांगकांग का मशहूर परिवार था। इसके किसी सदस्य की मौत यकीनन अधिकारियों और अंडरवर्ल्ड का ध्यान खींचती थी। एक बार इनाम घोषित हो जाए तो दुनिया भर के इनाम के शिकारी और कातिल उसके पीछे पड़ जाते थे। यही वजह थी कि ज्यादातर ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट किसी सुपर अमीर बिजनेसमैन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। छोटे, अगर तुम मायावी लौकी मुझे दे दोगे, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो मैं ये मामला छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें अपनी ताकत का मजा चखाऊंगा। प्रमोद की आंखों में ठंडी चमक जागी जब उसने धमकी दी। इतना क्यों बोलते हो? अपने जादू टोने का इस्तेमाल करो, इसे और मत खींचो। ईशान ने शराब का एक घूंट लिया और आराम से कहा। ईशान का जवाब सुनकर प्रमोद की भौहें तन गईं और आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही ईशान कमरे में आया, उसे फौरन पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे छिपाए
और शांत भाव से एक ताकतवर जादू बुनना शुरू कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में अगर कोई जादूगर जादुई चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो उसे अपने जादू की तैयारी में काफी वक्त लगता था। ये वक्त एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए लड़ाई खत्म करने के लिए काफी होता था, लेकिन जादूगर अपने चालाक तरीकों की वजह से अपने दुश्मनों से डरते थे। आजकल की ज्यादातर लड़ाइयां आमने सामने की बजाय पर्दे के पीछे होती थीं, इसीलिए ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जादूगर से लड़ने से डरते थे। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती थी। मर! प्रमोद का जादू आखिरकार तैयार हो गया। अचानक जादू से नफरत भरी ऊर्जा की एक लहर निकली और हवा में घूमते हुए ईशान की ओर बढ़ी। हालांकि ये नफरत भरी ऊर्जा नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी इसकी ताकतवर मौजूदगी महसूस हो रही थी। ये ऊर्जा स्वर्ग और धरती के बीच की नफरत से बनी थी और किसी भी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक थी। इस ऊर्जा के संपर्क में आने वाले को ऐसा लगता था जैसे उसे सर्दियों में किसी बर्फीली गुफा में फेंक दिया गया हो। अखिलेश और उसकी सेक्रेटरी को भी ऐसा ही लगा। हांगकांग में अक्टूबर का महीना था और शहर के निचले अक्षांश की वजह से बाहर अभी भी गर्मी थी, लेकिन उसी वक्त अखिलेश को लगा कि वो अचानक जनवरी में उत्तरी भारत पहुंच गया है। उसने सिर्फ एक बटन डाउन शर्ट पहनी थी जो उसे गर्म रखने के लिए काफी नहीं थी। उसने देखा कि कॉफी टेबल पर रखा गुलाब का फूल इस नफरत भरी ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद मुरझा गया। 6 कोनों की राक्षसी नफरत जाल! प्रमोद के होंठ मुस्कान में बदल गए। उसकी उंगलियों ने एक अजीब सा निशान बनाया। 10 में से 6 उंगलियां 6 अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रही थीं, जैसे 6 कोनों का चित्र बना रही हों। अचानक नफरत भरी ऊर्जा का एक सैलाब समूह के केंद्र की ओर उमड़ा और एक और भी बड़ा खतरनाक ऊर्जा प्रवाह बन गया जो ईशान की ओर तेजी से बढ़ा। छोटे, तुम अभी भी जंगल में नौसिखिए हो। तुम्हें मुझे अपना जादू तैयार करने के लिए इतना वक्त नहीं देना चाहिए था। यह नफरत जाल उनके संप्रदाय की गुप्त कला थी। रहस्यमयी उंगली शाखा के दक्षिणी संप्रदाय के वारिस के रूप में प्रमोद भले ही हितेश की तरह अपनी हथेली में जाल न बना सके, लेकिन वो दोनों हाथों से जाल बना सकता था। दक्षिणी संप्रदाय की रहस्यमयी उंगली शाखा अपनी उंगलियों से जाल बनाने की कला के लिए मशहूर थी। उन्होंने एक विशाल जादुई जाल बनाकर कई दुश्मनों को हराया था। इनमें कुछ लापरवाह योद्धा भी शामिल थे, लेकिन शारीरिक रूप से ताकतवर योद्धा इस राक्षसी नफरत ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाते थे, जो मांस को खा जाती थी और उनकी आत्माओं को नष्ट कर देती थी। सिर्फ एक पारलौकिक महागुरु ही ऐसे खतरनाक हमले से बच सकता था। प्रमोद को यकीन था कि ईशान मर चुका होगा। उसने एक ध्रुवीय भालू को मारने के लिए भी यही चाल चली थी। ईशान एक जवान आंतरिक शक्ति वाला था और प्रमोद ने शुरू से ही उसे गंभीरता से नहीं लिया। यही सोचकर उसने अपने दुश्मन की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे वो दंग रह गया। उसने देखा कि जैसे ही ईशान ने अपना मुंह खोला, एक छोटा सा बवंडर उसके सामने प्रकट हो गया। इस बवंडर ने सारी राक्षसी ऊर्जा और नफरत भरी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया और फिर ईशान ने उसे निगल लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रमोद बस घूरता रह गया। यहां तक कि उसका गुरु भी इतनी नफरत भरी ऊर्जा निगलकर सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसका मतलब सिर्फ ये था कि ईशान का शरीर, दिमाग और आत्मा लगभग अजेय थे। वो इंसान नहीं था। तुम्हारी नफरत भरी ऊर्जा बहुत कमजोर है। राक्षसी ड्रैगन की 100 साल पुरानी नफरत भरी ऊर्जा के मुकाबले इसका स्वाद पानी से बस थोड़ा ज्यादा तीखा है। ईशान ने नाक सिकोड़ी और सिर हिलाया। शून्य नश्वर शोधन कला की साधना करते वक्त उसने राक्षसी ऊर्जा, नफरत भरी ऊर्जा, दैत्य ऊर्जा और ईथर ऊर्जा जैसी तमाम तरह की ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया था। नफरत भरी ऊर्जा की ये छोटी सी मात्रा ईशान को चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी, बल्कि ईशान ने इसे अपनी ताकत के रूप में सोख लिया। हालांकि ईशान पहले ही ज्ञानोदय तक पहुंच चुका था, इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा की ये छोटी मात्रा उसकी ताकत को और बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब भाग! प्रमोद घबरा गया। उसकी गर्व भरी मुस्कान की जगह चिंता भरी भौहें ले चुकी थीं। ईशान एक जवान किशोर जैसा दिखता था, लेकिन वो छिपा हुआ राक्षस था। सिर्फ नफरत भरी ऊर्जा को निगलने का काम ही डरावना था। उनके झगड़े का एक ही नतीजा था, मौत। ये सोचकर
प्रमोद पीछे हटा और उसने ब्रह्म ड्रैगन कंगन में ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। उसका कंगन छोटे छोटे हड्डी के मोतियों से बना था। इसे दक्षिणी संप्रदाय के कुछ टॉप गुरुओं ने बनाया था। हड्डी के मोती आर्कटिक के सफेद सांपों की रीढ़ से बने थे और ये सालों से एक खास वास्तु ऊर्जा तंत्र में ऊर्जा सोख रहे थे। जब कोई जादूगर इन मोतियों में जमा ऊर्जा को जगाता तो ये अपने टारगेट के दिमाग में ढेर सारे भ्रम पैदा कर देता। छोटा सा कमरा अचानक जादू टोने और जादुई ऊर्जाओं से भर गया। चीखों की लहरें गूंजने लगीं और कमरा एक डरावने नरक में बदल गया। प्रमोद जानता था कि ये भ्रम ड्रैगन कंगन ईशान को रोकने के लिए काफी नहीं था। वो बस उसे धीमा करना चाहता था ताकि उसे खिड़की से भागने का वक्त मिल जाए। उसके पास अखिलेश और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड की देखभाल करने का न तो वक्त था न ही ताकत। उनकी जिंदगी ईशान की दया पर निर्भर थी। वो ऐसा ही सोच रहा था कि तभी उसे ईशान की आवाज सुनाई दी। टूट! आवाज कमरे में गूंजी और दीवारों से टकराकर बार बार गूंजती रही। इसने पूरे कमरे में एक झटका फैला दिया जिससे कमरे की हर चीज चकनाचूर हो गई। भ्रम पूरी तरह बनने से पहले ही गायब हो गया और यहां तक कि कंगन भी प्रमोद की कलाई से टुकड़ों में टूटकर गिर गया। तब तक प्रमोद लिविंग रूम में पहुंच चुका था और उसका एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। ईशान ने हाथ हिलाया और प्रमोद किसी अनदेखी ताकत से खींचा गया और ईशान के पैरों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। महागुरु! वो जरूर महागुरु होगा। प्रमोद बुरी तरह कांप रहा था। अपनी सदमे की हालत में वो बस यही सोच पा रहा था। भले ही वो हमेशा मार्शल आर्टिस्टों को नीची नजर से देखता था, ये सोचकर कि वे सिर्फ शारीरिक लड़ाई करते हैं और जादू टोने की समझ नहीं रखते, लेकिन वो जानता था कि महागुरु अलग होते हैं। महागुरु स्तर तक पहुंचा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट दैवीय ताकतों या जादू टोने जितनी शक्ति रखता है। उसका गुरु भी किसी महागुरु से टक्कर में नहीं बच पाता था, तो प्रमोद की तो बात ही छोड़ो। अब क्या तुम आखिरकार मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस मायावी लौकी की इतनी जरूरत क्यों है? ईशान ने मायावी लौकी निकाली और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। प्रमोद चुप रहा। उसे किसी अनदेखी ताकत ने जमीन पर दबा रखा था। ईशान ने घुरघुराया। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक नीला ब्लेड कमरे में उड़ा और प्रमोद का एक पैर काट दिया। आ! प्रमोद दर्द से चीखा और जमीन पर लौटने लगा। ईशान उसका दूसरा पैर काटने ही वाला था कि प्रमोद ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये ब्लेड को मजबूत करने वाली लौकी हो सकती है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।